अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम, सईद काजी। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर दौरे हुकूमत में ये मसला ज़ेर बहस रहा है कि फ़ौज का सियासत में किरदार ख़त्म होना चाहिए। ऐसी ही एक आवाज़ कल अरकान सेनेट की जानिब से भी है, जिसमें कहा गया कि खारजा पॉलिसी में फ़ौज के किरदार को ख़त्म करना चाहिए। आखिरकार फ़ौज का सियासत में किरदार शुरू हुआ क्यों और अब इस किरदार को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आजकल आम तौर पर यह तासुर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा हो गया है ये तासुर कि अदलिया जुडिशल एक्टिविज़म का शिकार हो रही है, यानी हर बात का खुद नोटिस ले लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अदलिया को इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत पेश आती ही क्यों है, हर बात का अज खुद नोटिस लेना ही क्यों पड़ता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अब एनजीओज़ को अपने अकाउंट्स ओपन करवाते वक्त एहतियात से काम लेना होगा। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जिस मकसद के लिए अकाउंट्स ओपन करवाए जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं, और ज़ाती अकाउंट्स के ज़रिए खैराती या फलाही कामों में जो उसके लिए पैसा जमा किया जाता है, चंदा जमा किया जाता है, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आखिर स्टेट बैंक को इतने सख्त इकदाम करने की ज़रूरत पेश क्यों आई, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बहुत सी अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सक्कर से हमारे नुमाइंदे रिजवी और मुल्तान से शरीफ जोया। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपसे शेयर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सी आम खबरें हैं। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि उनके पास आज क्या खबरें हैं। शाजिया, अगर हम दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे हमें स्पॉट्स नज़र आते हैं जिनमें ट्रबल है। मसलन फ़लस्तीन में 2 दिन से इसराइली स्ट्राइक्स जारी थी, 20 फ़लस्तीनी मारे गए। अब वहाँ पर आज सीज़ फायर हो गया। दूसरी जानब एक तरफ शाम के अंदर फसादात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अब ये हमें कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर सलामती कौंसिल में रूस वीटो करता है शाम के बारे में करारदाद को, तो वो जनरल असम्बली को इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से शाम के अंदर पहुंच जाए और सदर बशार अल असद की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। एक तरफ सदर ओबामा अब ये फिर दोबारा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हम 2013 में अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारा कॉम्बैट मिशन है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो वहाँ पर 17 मासूम इंसानों का कत्ल किया कुछ अमरीकी फ़ौजियों ने, अभी तक अफ़गानिस्तान उसके असरात से बाहर नहीं निकला। और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, एक मुसलमान सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया है कि वो इन्वॉल्व था इसराइली जो सफारत कौंसलेट के सामने जो बॉम्बिंग हुई, तो कुछ तंजीमों ने वहाँ की और उसकी फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली काज़मी को सिर्फ इसलिए उठाया गया है कि वो मुसलमान है। और फिर एक और अहम इशू हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक कोर्ट मार्शल किया जा रहा है ब्रिगेडियर अली का, उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो हिज़्ब तहरीर के साथ मिलकर उन्होंने एक बगावत बर्पा करने की कोशिश की। उनकी फैमिली ने ये वावेला किया है, इल्ज़ाम लगाया कि वो बीमार थे और उनको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस केस पर आज थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और नाज़रीन को बताएंगे कि ये असल मामला है क्या। सही काजी साहब। शाजिया, मैं बात करूंगा ये जो अमूमी सूरत हाल हमें नज़र आती है, लोग तंग हैं, क्यों हैं? ज़ाहिर है इसके डांडे मेशत से जुड़े हुए हैं। हमारा जो तिजारती खसारा है वो रिकॉर्ड हदों को छूने लगा है, और जिसके बायस ये जो कैश ट्रैप्ड हो गए हैं हम, इस पर हम जिक्र करेंगे। इस पहले 7 महीनों में ये खसारा कहाँ तक पहुँच गया है, इसके असरात क्या होंगे, और इसको ऑफ सेट करने के लिए कहाँ कहाँ हुकूमत कीमतें बढ़ा रही है, GST हाइड्रो पावर पे भी लगा रही है। और बाद हम बात और फिर इसी के नतीजे के तौर पे ये होता है कि अब जो रेल के फेयर्स बढ़े हैं कल 20%, इससे भी आम बराह रास्त जो है एक आम आदमी हिट होता है। और फिर याद होगा कल आपको कि हमने बात की थी पुलिस क्राइम्स की कराची में, जिसमें एक SP ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि ये भत्ता और ये कब्ज़े में जो हैं वो मुलव्वस हैं। आज हम फिर देखेंगे कि एक और ख़बर आई है कि किस तरह से 4-5 पुलिस वाले बराह रास्त डकैतियों में मुलव्वस थे और वो पकड़े गए हैं। ये जो एक क्राइम का ट्रेंड है, इसके साथ जोड़ेंगे पुलिस और ये जो स्ट्रीट क्राइम है ख़ास तौर पर कराची में, ये क्यों बढ़ गया है, पुलिस के असल फ़राइज़ क्या हैं, ड्यूटियाँ वो क्या दे रहे हैं, और कि असल उनका फरीज़ा जो टैक्स हम देते हैं कि हमारी हिफाजत करें, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं या हमें लूट रहे हैं, इस पे बात करें। सही। समी साहब, काजी साहब, खबरें तो सारी बहुत अहम है, लेकिन आज का प्रोग्राम स्पेशली मैं उसका आगाज़ करूँगी कल की उस लाइव कॉल से, जो आपको भी याद होगा कि मुबस्सिर ने कल रावलपिंडी से जो कॉल की थी, जिसमें उसने कहा था कि वो बेरोज़गार है, ख़ुदकुशी करना चाहता है। पहले आप एक बार वो कॉल सुन लीजिए, फिर जब कॉल सुनकर वापस आएंगे तो उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। कॉल सुनिए।
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है मुबस्सिर आपका? मेरा सवाल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ ये जी जी कि मैं हूँ 4 साल से 3-3.5 साल से बेरोजगार हूँ। कौन सी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकती। मैं, मेरे 4 बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, किसी दिन हम जहर खा के मर जाएंगे सारे, समझे आप? सही। क्या ये फजूल ये सियासतदान और क्या ये सब कुछ, हम भूखे हैं भाई, हमारे लिए कुछ करो। कल की इस कॉल के बाद हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा परेशान रही, ये सोचती रही कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस मुबस्सिर को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मेमो केस का फैसला क्या होगा, तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म साहब को सज़ा होगी या वो बरी होंगे। हुजूरी बाग में तुर्की के मेयर के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कितने खानों से उनकी तवाज़े की, इन बातों से उसको कोई सरोकार नहीं। उसको चाहिए तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए और वो चाहता है कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने जिस तरह के हमारे हुक्मरानों के बच्चों का बनता है। उतना ना सही लेकिन खाने के लिए 2 वक्त की रोटी उसे मिल जाए। समी साहब, कल के बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इस पर कहा क्या जाए। शाजिया, आपने बड़ी अच्छी ये बात की और कुछ तकरीबात का जिक्र किया। हमारे वज़राए आज़म, हमारे सदूर, हमारे चीफ़ जस्टिस, हमारे फ़ौज के सरबराह, हमारे सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उसके बाहर बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है और हमारा पैसा जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उनकी सिक्योरिटी पे खर्च होता है। मैं आपको चंद शादियों का अगर हवाला दूं, जो बड़े लोगों के बच्चों की शादियां हुई पिछले 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए। लेकिन जो मामला मुबस्सिर ने उठाया, पूरी पाकिस्तान के 8 करोड़ से ज़्यादा आवाम इस वक्त इसी आग में गुजर रहे हैं। ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास सिक्योरिटी है, उनके बच्चे भूख से सोते हैं रात को। इस मुल्क के 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा के फिगर्स रिपोर्ट्स आती हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस मुल्क के 2/3 लोग गुर्बत का शिकार हैं। इस मुल्क के 70% से ज़्यादा लोग अगर वो बीमार हैं तो उनको दवा नहीं मिलती। ये अलमिया है इस मुल्क का। लेकिन हमारे सियासतदान, जैसे आपने कहा, आज उन इश्यूज़ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अहम ज़रूर हैं वो इशू, उस पर ज़रूर बात करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है, मैं आर्मी चीफ साहब से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ F-16 नहीं दे सकते। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत ये अवाम है। अगर वो फौज के पीछे खड़े होंगे, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी है कि अगर उन्हें पेट भरकर खाना मिले। ये एक बहुत अहम मसला है जो कल उन्होंने उठाया और इसमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान, हमारी तमाम सियासी जमातें और बिलखसूस जिसका हमें अफसोस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक इनकलाब के नतीजे में पैदा हुई, जिसका लीडर फांसी पर चढ़ गया, आज वो पार्टी जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी अवाम से उतनी ही दूर नजर आती है जितनी एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी। काजी साहब देखो शाजी, अगर आप इस कॉल पे गौर करें तो जो साहब मुबस्सिर साहब बोल रहे थे, उनके लहजे से, उनकी गुफ्तगू से लगता था कि वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। और जो लेटेंटली वो हमसे बात करके गए हैं, वो बात क्या थी? वो बात जो उन्होंने बज़ाहिर कही नहीं, मगर हमने, या कम से कम मैं ये इज्जत से दावा करता हूँ कि मैंने सुन ली है। उन्होंने हमें ये कहा है कि बस करो, ये तकरीर बंद करो, तो ये बंद करो, ये मेमो को, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं। ये मैसेज था उसका। बिल्कुल। अब ये जो मैसेज है, अब एक इसको हर कोई बेच रहा है इस बात को, मगर क्या कोई है ऐसी आवाज़ जो ये बताए कि इसका कोई हल भी है या नहीं है? हल कहाँ होगा? हम पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हैं। मुझे कल 2-3 MPs मिले, मेंबर पार्लियामेंट, वो मुझे कहने लगे आप जर्नैलों को नहीं पकड़ते, आप हमारे बारे में बात करते हैं। भाई आप हमारे हैं, हम आपको वोट दे के भेजते हैं। मुझे जर्नैल का क्या पता? भाई मैंने तो अपॉइंट नहीं किया, ना इस मुल्क के अवाम ने किया है उसको। हाँ, हमारे टैक्सों से उनके पक्ष तो जाती हैं, उनके प्रिविलेजेस तो जाते हैं, मगर हम उन्हें अपॉइंट नहीं करते। हम तो तुम्हारे हाथ में पर्ची देते हैं, जाओ हमें भूख से निजात दिलाओ। मामला ये है। अभी इत्तेजाज हसन साहब को मैं सुन रहा था, रियासत माँ होती है, ये माँ होती है, ऐसी तो सौतेली माँ भी नहीं होती जो एक आम आदमी का वो हशर कर रही है। रियासत जब समाज से बुलंदतर इदारा बन जाए, प्रिविलेजेस और पर्क्स के हसूल जो है वो हुकूमतें ये हो, तो फिर यही होता है। और फिर एक और बात, ये भी क्या किसी ने सोचा है कभी कि अगर हमने अपनी आबादियों को इसमें धकेल दिया जिस तरह हम धकेल रहे हैं, तो हम ये अपने फार्म हाउस और यहाँ मज़े से रह लेंगे? यहाँ हम एक अमन को बर्बाद करके, एक आम इंसान के घर से रोटी की आफियत छीनने के बाद अगर हम ये समझते हैं शाजिया कि हम बड़े इस तरह चलता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता।
जिल्लत और बर्बादी के समंदर में अमन व आफियत के जजीरे तादेर कायम नहीं रह सकते। दिस इज अ वार्निंग फॉर द पीपल। जी हाँ, और हम भी एक मैसेज इसमें बहुत खूबसूरती से इस सारी सिचुएशन को उस्ताद दामन ने कहा था। उनका ये कहना था, कुछ कई पागल कहंदे ने चुप रहिए सीना सड़दा है कि रिश्ते नाते माने थे है दौलत राम रहमान थे इत्थे दिन नूं कुप हनेरे ने रातां नूं सूरज चढ़दा है कुछ कहण नूं जी पिया करदा है कुछ कहण तो भी पिया डरदा है। ये है पाकिस्तान। बिल्कुल यही पाकिस्तान की सूरत हाल। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने हुक्मरानों को ख़ास तौर पर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनको मैं ख़ास तौर पर इसलिए भी कहूँगी कि इस कॉलर का ताल्लुक मुबस्सिर का रावलपिंडी से था। रावलपिंडी से इसका ताल्लुक है। सिर्फ एक मुबस्सिर नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे कितने मुबस्सिर और होंगे जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, बच्चों का पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इनका कुछ कीजिए, क्योंकि रियासत की ही जिम्मेदारी होती है, आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। आप लोग ही हैं जो इन लोगों से वोट लेकर इतनी बड़ी बड़ी सीटों पर बराजमान होते हैं और आप लोगों को इनका कोई फ़िक्र नहीं है, इनका कोई ख्याल नहीं है। ऐसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दीजिए। हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और इसमें ये जो एक पाकिस्तान के सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने एक नया वतीरा अपना लिया है कि टेलीविज़न पर एक बात आती है, कैमरे लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, फिर उसको 2 लाख का चेक देते हैं। अपनी जेब से नहीं होता, वो उसका हक है, टैक्स पेयर्स मनी है। खुदा के लिए कोई पॉलिसीज़ बना लें, खुदा के लिए जो वादा किया आपने उसको डिलीवर करें। रिसर्च करें, सर्वे करें, ऐसे कितने पाकिस्तान में लोग हैं जिनको आपको ज़रूरत है, आपकी जिम्मेदारी बनता है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। रिसर्च कीजिए, सर्वे कीजिए, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ एक और ख़बर से करते हैं। दूसरी खबर जो शामिल करते हैं, एक और अहम खबर जो आज हेडलाइंस भी है, तमाम खबरों की जीनत भी बनी हुई है, कल से खबरों में भी चल रही है। फ़ौज का सियासत में किरदार ख़त्म होना चाहिए। कल अरकान सेनेट ने आवाज़ उठाई। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल समी साहब ये कि ये किरदार फ़ौज का सियासत में शुरू हुआ ही क्यों था? ये जो हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इस सवाल का जवाब इससे भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जब वो अपना फरीज़ा पूरी तरीके से अदा नहीं कर सकते, जब वो अपनी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, जब उनका खुद अपना ईमान उठ जाता है, तो फिर यही होता है। आपने देखा ये मेहरान जो गेट स्कैंडल है, ये क्या है कि सियासतदान फ़ौज के साथ मिलके अपनी एक जो इलेक्टेड पार्टी है उसकी हुकूमत को मिलाने के लिए, गिराने के लिए सरकारी पैसे का उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये मैं आपको बताऊं, जब आप मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी तो ये सिर्फ सियासतदानों का नाम आया है, आप अदलिया के लोगों का भी नाम आएगा। माजी उठा के देखें, उन्होंने हमेशा हर गैर कानूनी काम को शेल्टर प्रोवाइड किया। एक वैक्यूम, जब से एक बात है, अगर सियासतदान कमिट हो जाएं इस बात से कि जो उन्होंने आवाम से वादा किया है वो उसमें किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़ाती मफादात को नहीं आने देंगे, तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। फ़ौज जो है वो नहीं आ सकेगी। फ़ौज ताकत के ज़रिए आती है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर सियासतदान खड़ा हो जाए उसके सामने तो अवाम उसके साथ होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि सियासतदानों ने बजाय इसके कि वो अवाम को डिलीवर करके अपनी ताकत अवाम से निकालें, उन्होंने एजेंसीज पे और बैनुल अक़वामी ताकतों पे निसार किया, जिसका नतीजा हमें। तो अभी पाकिस्तान काजी साहब जिस सिचुएशन पे खड़ा है, हमारी फ़ौज का कितना रोल है हमारी खारजा पॉलिसी में? मेरे लिए ये बड़ा सवाल नहीं है कि फ़ौज का किरदार ख़त्म करे या ना करे। कौन सेन आदमी चाहेगा कि फ़ौज आए? सियासत में से बदनुवानी का किरदार ख़त्म करे। ये बदनुवानी का किरदार रस्ते खोलता है फौज के लिए और सबके लिए। बारियां लगाई हुई हैं उन्होंने, वो एक खाल उतार के जाता है, दूसरा आ जाता है। सवाल ये है कि आप एक आईने पाकिस्तान लिखा हुआ है। अभी ये मुबस्सिर की बात हुई ना, मैं इसी से बात जोड़ देता हूँ कि मैं इससे पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ, आपने आईने पाकिस्तान में एक खास नौ की ज़िंदगी देने का इस इलेक्टेड पार्लियामेंट 1973 की पार्लियामेंट में आपने कहा है कि डिग्निफाइड हर आदमी को आपने लाइफ देनी है, उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको नौकरी। भाई आइन में लिखा हुआ आपने, वो आप नहीं जब देते, सियासतदान जब आप नहीं देते वो आईनी हकूक जो हैं, तो फिर आम आदमी कहता है आ जाए भी फौज आ जाए, एक फौजी से आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये सारे करप्ट हैं, मैं इनको सबको फारग कर देता हूँ। और बेसिकली क्या है, ये समी की बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, ये सही फरमा रहे हैं कि सियासतदानों की जो अपनी नाअहली है, जो डिलीवर ना करना है, वरना आवाम जो है, जब आवाम आपके पीछे खड़े हों, जब 1969 में या 71 के इलेक्शन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे अवाम खड़े थे, तो याया खान ने खर से कहा कि इन ज़रा भुट्टो साहब को कहें कुछ थोड़ा बहुत किरदार मुझे भी दे दें। तो भुट्टो ने कहा कौन सा किरदार आपका? और फिर जिस मामला ये है कि जब आपके पास अवाम की ताकत हो, अवाम का एतमाद आप एंजॉय कर रहे हो, तो सियासतदान पूरे शामिल हैं। देखिए, मैं 77 में भुट्टो साहब को रुखसत किया गया, ज़िया साहब आए, तमाम सियासी जमातें जो थी वो ज़ियाउल हक के साथ थी,
जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद जमहूरी हुकूमतों को रुखसत किया गया। ये जो मैं जिस स्कैंडल का जिक्र कर रहा था, फौज उसमें मुस्तकिल शामिल रही और सियासतदान शामिल थे। 99 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनका क्या जुर्म था? उनका कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ ये था कि कारगिल फौज ने शुरू की। उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों शुरू किया? उनकी बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन जब उनको रिमूव किया गया मुशर्रफ ने, तो ये सारे सियासतदान जिनमें आज बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, इमरान खान साहब और चौधरी साहबान और ये जो काफ बनी, सारे फौज के साथ मिल गए। ये वजह है कि फौज के किरदार को हम कम नहीं कर सके, क्योंकि फौज को शेल्टर हमेशा इन सियासतदानों ने दिया। और फिर अदलिया, आज जो बड़े चैंपियन हैं पाकिस्तान के इंसानी हकूक के और कहते हैं हम इनकलाब ले आएंगे, ये सारे मुशर्रफ के रूल को इन्होंने लेजिटिमाइज किया। ये सारे के सारे उस जुर्म में शरीक रहे। लेकिन अब अगर आप इनके जुर्म के बारे में बात करें, इनको ये याद दिलाएं कि आपने ये किया, तो फिर तौहीन अदालत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर अमूमी तौर पर मैशत के एतबार से दुनिया में भी और उसके एडवांटेज जहाँ भी आए बेहतर था। लेकिन जो मैशत थी शौकत अजीज़ साहब की, उसकी बाद में फॉल आउट भी आई। अब शौकत अजीज़ साहब का जो माशी एजेंडा और जो माशी मंशूर था, वो बैन ही जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब का उनका है। IMF वर्ल्ड बैंक ड्रिवन, वो उन्होंने IMF की पहली इस्लाहात यहाँ पे नाफिज की, दूसरी इस्लाहात नाफिज की। बड़ा इंपॉर्टेंट दौर था, इस पूरे मुल्क की मीशत को बदला उन्होंने। वह उस वक्त तक वो जब गए हैं तो मीशत के मैक्रो इकनॉमिक फिगर्स बड़े अच्छे थे, मगर उसके असरात बाद में हैं। अब सवाल ये है कि गरीब आदमी को वर्दी वाला भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है, वही माशी एजेंडा और वही माशी प्रोग्राम और वही माशी मंशूर है जो इस जमहूरी हुकूमत का है। तो भाई आप ये जो लेबल लगा लेते हैं, आप ये जमहूरियत है, ये आमरीत है, इसका मैं क्या करूं? इफ देयर इज नो रियल चेंज टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। सियासतदान जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन आप डिक्टेटर्स को और सियासतदानों को आप एक पलड़े में जब खड़ा करते हैं, यहाँ पे तो मेरा यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर गरीब आदमी को रोटी दोनों अदवार में नहीं मिल रही तो उससे जाके पूछ लें, सर्वे करवा लें कि इन दोनों में क्या फर्क है। या बल्कि जमहूरी दौर में ज्यादा बर्बादी हुई है आपकी। कीमतें देखें, मुशर्रफ दौर की और आपकी कीमतें देख लें, कोई सब्सिडी। तो इसका ये मतलब है वो दौर वापस आना चाहिए? ये नहीं कह रहा, वो तो नहीं आना चाहिए ना। सब्सिडी विदड्रॉ नहीं की थी शौकत अजीज साहब ने जब तक वो पावर में रहे। आई हैव लॉट ऑफ कहने की जरूरत है, आई हैव लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट हिम, लेकिन उन्होंने मार खा ली और कुछ कर लिया जो भी था। उन्होंने सब्सिडी विदड्रॉ, इन्होंने आते क्या कहा, सबका सब बोझ अवाम पे डाल दो। अब अभी ये मैं खबर आपको दूंगा कि जो और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो फिर इसमें अवाम क्या करें? ये बात सही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप ये बात करते हैं, ठीक है डिलीवर नहीं हुआ सियासतदानों ने, तो उसमें अवाम को ये बात बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि आप इलेक्शन के वक्त अपना वोट सही इस्तेमाल करें। जो आजमाए हुए चेहरे हैं सियासतदान जो आपको डिलीवर नहीं कर सके, उनको मत आजमाएं। बहुत सारे 18 करोड़ आवाम में नया नहीं है, इस वक्त तो नया नहीं है, निकल आएंगे लोग। मैं एक बात कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि बिजली कहीं चली जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मजबूर कर देते हैं गवर्नमेंट को फैसला अपना वापस लेने के लिए। इलेक्शन में भी ऐसे ही चेहरे आएंगे। आप एतमाद तो करें लोगों के विजडम पे। बड़ी सियानी कौम है, बड़ी जबरदस्त कौम है, हर क्राइसिस में इकट्ठी हुई है। ये मलिया मेट कर देंगे इन करप्ट सियासतदानों को, ये आगे नहीं आने देंगे, लेकिन मौका तो दें उन्हें आप। अच्छा, हमारी मौजूदा जो खारजा पॉलिसी है, इसमें फौज का रोल है? देखें, एक बात मैं आपसे कहूं, फौज का रोल जो होता है ना खारजा पॉलिसी में, आप दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक में देखें, पेंटागन का रोल खारजा पॉलिसी में है अमेरिका में। अच्छा, भारत के अंदर भी जो पॉलिसी बनती है उसमें फौज का रोल है। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, उनके रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो शामिल होना चाहिए, लेकिन उसको चैनलाइज करना चाहिए। वो एक तरीका है उसको शामिल करने का। दुनिया के तमाम जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर सिस्टम बना दिए गए हैं फौज से इनपुट लेके, लेकिन उसका फैसला सियासतदान करते हैं, फौज उसमें शरीक होती है। ये नहीं होता कि फौज डिक्टेट कराए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फौज डिक्टेट कराती है। फौज को प्रोसेस में शरीक होना चाहिए, उनकी इनपुट बहुत अहम है, लेकिन फौज को डिक्टेशन नहीं करानी चाहिए। सही, अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये तासुर क्यों बढ़ता जा रहा है कि अदलिया हर मामले का आज खुद नोटिस ले लेती है। और साथ ही ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सक्कर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे एकर रिजवी और मुल्तान से होंगे शरीफ जोया, और साथ ही आप हमें लाइव कॉल्स भी कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। कॉल्स लेने से पहले सक्कर चलेंगे एकर रिजवी के पास, और मुल्तान में हमारे नुमाइंदे शरीफ जो हैं उनसे बात करते हैं। एकर सक्कर में इंडियन हाई कमिश्नर आए हुए हैं, उनकी क्या मसरूफियात है वहाँ पर?
जी यहाँ पे जो सूरत हाल हमने देखी है कि यहाँ पे ये फॉलोअप है उसी मामले का जो कि समी इब्राहिम साहब ने पहले कुछ रोज़ कबल हमारे साथ डिस्कशन की थी कि हिंदू कम्युनिटी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ी का शिकार है। उनकी सोच, उनकी अब जो इस वक्त जो कम्युनिटी के ऊपर हालात हैं, जो इनके लिए जो इस वक्त वाक़यात हुए हैं, उसके बायस जो हिंदू कम्युनिटी जो है स्पेशली इन अंदरूनी सिंध में वो अदम तहफ़्फ़ुज़ी का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से जो है इंडियन हाई कमिश्नर जो है आज उन्होंने जो है ख़ास सारा उनका मसरूफ़ दिन रहेगा और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ डिस्कशन करेंगे कि उनके साथ जो मसाइल हैं उनको किस हद तक जो है हल किया जा सकता है या हुकूमती दबाव क्या देना है। ये आज उनकी मसरूफ़ियत होगी। दूसरा इसके अलावा जो है उनका आज जो है इनके तारीख़ी जो तीरथ गाह है यहाँ पे इनकी साधु बेला, वहाँ का दौरा भी करेंगे और कुछ मंदिर हैं कदीम, उनका भी दौरा करेंगे। अच्छा एकर, ये जो है मामला था रिंकल कुमारी का, उसमें तो अदालत ने उसको लड़की को दारुल अमान भेज दिया है और अब शायद 26 को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तलब किया, तो वो मामला बज़ाहिर कुछ सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कंसर्न थे हिंदू कम्युनिटी के वो कम हुए? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक तो हिंदू कम्युनिटी में वही है कि वही तेज पाया जा रहा है, उनमें वही गुस्सा है, क्योंकि ये वाकया उनकी तरफ से ये ब्लेम किया जा रहा है कि रिंकल कुमारी को ज़बरदस्ती उसको मज़हब तब्दील के करवाया गया है, जबकि जो है रिंकल कुमारी की जो स्टेटमेंट आ रही है वो अलग आ रही है, कुछ उससे मुतरादिफ है। अब यहाँ पे सूरत जब ये मामला यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में हल ना हो पाया तो उसके बाद कराची सिंध हाई कोर्ट में मुंतकिल किया गया। अब वहाँ पे भी हल नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली हमारे पास फाइनल प्लेस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का। नहीं, लेकिन वो तो पे अदालत में भी कल जो कराची हाई कोर्ट में भी उन्होंने, लड़की ने तो यही बयान दिया है कि वो अपनी विल से आई। अब अगर एक अडल्ट लड़की ये कह रही है कि मैं अपनी विल से आई हूँ तो फिर भी हिंदू कम्युनिटी में गुस्सा है। जी हाँ बिल्कुल, अभी तक और इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात की इंडियन हाई कमिश्नर से, उन्होंने भी उसमें भी वही वाकया दोहराया है। उन्होंने इसको ब्लेम दिया गया है कि यहाँ पे जो मकामी कम्युनिटी है जो स्पेशली इन्फ्लुएंस है, जिनके पास रिंकल इस वक्त मौजूद है, इस वजह से जो उन्होंने अपने दबाव के बोझ पर जो उस रिंकल को जो है फोर्स किया है कि मजहब अपना तब्दील करे। जबकि ऐसी अब जहाँ पे जब हमारी मुलाकात हुई थी रिंकल से, तो उसने कलमा पढ़ के जो है खुद कहा था कि मैं अपनी विल से जो है मुसलमान बनी हूँ और मुझे किसी का कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस पर इंडियन हाई कमिश्नर इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि क्या कहा कि अगर वो अपनी विल से बनी है, कलमा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने उसे कोई प्रेशराइज किया? डेफिनेटली इसके हवाले से जो है अब उनकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो दोनों तरफ से ताकतों का इजहार किया जाएगा, क्योंकि जो रिंकल जहाँ पे नवीशा का जो उसका शौहर है उनकी फैमिली है वो भी कम इन्फ्लुएंशियल नहीं है, दूसरी तरफ अकलियत बरादरी भी है। अब दोनों तरफ का फोर्स इस वक्त जो है पता चलेगा जहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में ये पेश होंगे, और डेफिनेटली ये फैसला रिंकल की फेवर में ही जाना है क्योंकि वो एडल्ट है। सबसे पहली बात जो जैसे समी इब्राहिम साहब ने कहा कि एडल्ट है, और इसके अलावा जो है उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है विदाउट एनी फोर्स। और अब वैसे भी वो दारुल अमान में है, किसी फैमिली के इन्फ्लुएंस में नहीं होगी। 26 तारीख तक बड़ा टाइम है, तो वो अपने फैसले पर नजरसानी भी कर सकती है। तो गालबन वहां पर इंडिपेंडेंटली फिर वो जो स्टेटमेंट देगी उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा, और गालबन यही एक बेहतर इस सारी सूरत हाल में हाल नजर आता है। बहुत शुक्रिया एकर रिजवी आपका। मुल्तान चलते हैं शरीफ जोया के पास। शरीफ जोया, मुल्तान से क्या खबरें आपके पास? इस वक्त जो मुल्तान में जनूबी पंजाब में सबसे अहम मसला जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि नहरी पानी जो है वो बंद है, नहरें बंद हो चुकी हैं यहाँ पर, और जो शिशमाई नहरें बंद की गई हैं वो 15 अप्रैल को जो है वो दोबारा बहाल की जाएंगी, और पानी 15 अप्रैल के बाद किसानों को मिल पाएगा। इस वक्त जो गंदम का सिटा है वो निकलना शुरू हो गया है, और किसानों का ये कहना है कि उन्हें पानी की फौरी ज़रूरत है और नहरें जो बंद हैं उनको बहाल किया जाए। जबकि महकमा अनहार का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि इस वक्त जो है डैमों में पानी कम है, दरियाओं में पानी कम है, तो उस वजह से जो है इन्होंने नहरें बंद की गई हैं। किसानों का ये भी मौक़िफ़ है कि इस वक्त डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो जो ट्यूबवेल इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी वजह से भी उनके मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो एक और अहम चीज़ है कि जो खाद की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। इस वक्त जो DAP की जो बोरी है वो 4100 रुपये में जो है फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो यूरिया की जो बोरी है वो 1800 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ये इस कीमतों की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। और सबसे एक और बात है, पानी बंद किया गया, ज़राअत का शोबा, ज़राअत जो है वो तो बहुत मुतासिर हो रही होगी। जी बिल्कुल ही ऐसे है कि ज़राअत का शोबा मुतासर हो रहा है, क्योंकि गंदम का इस वक्त जो है वो सिटा निकलने को है, अगर उसको फौरी तौर पर पानी ना मिला
तो जो है वो गंदम की जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह जो मौसम है उसका एक और असर जो है वो आम के जो है बागात पर हुआ है, क्योंकि इस वक्त तक जो आम के जो पौधा है या फल है वो उसका बूर निकलना शुरू नहीं हुआ है, और उसके लिए जो है वो किसानों को फौरी तौर पर जो है वो स्प्रे की ज़रूरत है। स्प्रे पे भी हुकूमत ने जो है वो टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि जो खादें हैं और जो स्प्रे हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि जो उनकी आमदनी है वो कम होती जा रही है, और इन मसाइल पर जो है वो हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत अपने दीगर मामलात के साथ साथ जो किसानों के जो ज़राअत का शुबा है उस पर भी तवज्जो दे, ताकि जो खाद है उसकी कीमतें कम हो और जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। सही, बहुत शुक्रिया शरीफ। जो ये ज़राअत तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है। ज़राअत बड़ा शाजिया इनका अहम मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़राअत है ये हमारी GDP का तकरीबन 20% जो अर्निंग है वो ज़राअत से आती है, और जो हमारी जो वर्क फोर्स है 44% लोग पाकिस्तान के अंदर जो रोजगार उनको मिलता है वो ज़राअती शोबे से मिलता है। अच्छा। और अब हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मंगला पे भी डेड लेवल पे आ गया पानी, तरबेला पे भी, और एक हमने फिगर दिया था 3-4 दिन पहले कि ये बेसिकली हुआ इसलिए है कि एक 1.5 मिलियन एकड़ फीट जो पानी था वो कहीं पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया। अच्छा, जिस इशू की भी बात कर लें उस इशू पर ही हुकूमत की तवज्जो नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि अदलिया कूद पड़ती है मैदान में। इसी से जुड़ी खबर मैंने जिक्र भी किया था कि अदलिया जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार, ये हम नहीं कह रहे, ये आम लोगों का तासुर है। तो क्यों जुडिशरी को मैदान में कूदने की ज़रूरत पड़ती है हर बार? साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, असल में ये है कि ये इसमें इंडिया में भी इस पर बड़ी लहदे हुई और बाद वहाँ पे थोड़ा सा इसको होल्ड भी किया उन्होंने, लेकिन मामला ये है कि जो बज़ाहिर अगर हम देखें बादिल नज़र में तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए और उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इसको ज़रा गहरा जाके देखें तो हम देखते हैं कि हमें बाकायदा अपने रियासती ढांचे में एक रिफ्ट नज़र आती है। इस पर हमने कल थोड़ा सा इशारा दिया था कि जब कई सब इसे डिटेल में बात करते हैं। मुझे कॉलर का बोला जा रहा है कि कॉलर लाइन पे। हेलो, तारिक है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है तारिक साहब आपका? आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया जी। सबसे पहले तो ये मुबारक देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैं ये जो सियासत के में फौज के किरदार पे बात करना चाहता हूँ कि जो आर्मी का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो मेरा ख्याल है कि किसी सिविलियन को नहीं होना चाहिए जिसको पता ही नहीं, कुछ अलग बे के नहीं पता होता, बल्कि आर्मी का सुप्रीम कमांडर जो सुप्रीम कमांडर होता है उसी को होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सदर का हमें आर्मी को दे देना चाहिए और बाकी इसी तरह इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इन्होंने बात कही ना, वो जो सुप्रीम कमांडर सदर जो होता है ना, वो एक सेरेमोनियल, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट होता है तो वो तमाम इदारों का होता है। असल में जो फौज के मामलात हैं उसमें सारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे, उन्हीं की चलती है, सारी हदायत पर अमल किया जाता है। और ये निज़ाम पूरी दुनिया में है जहाँ पर डेमोक्रेसीज एस्टेब्लिश हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, हर जगह पर यह है कि सदर बालिआज़ ओहदा सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन एक्चुअल जो फौज के मामलात हैं वो जो फौजी कमांडर है उसी के पास होते हैं। कई सब आप बात कर रहे थे अदलिया का किरदार हर मामले में, हर इंतजामी मामलात में। इसकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, मगर मैं नजरी तौर पर यह कह सकता हूँ कि जो हमारी रियासत है क्वाइट लेटली जो आके उसमें एक तो वीकेंड हुई है, और वीकेंड होने के साथ साथ जो समाज के नीचे बुरान था वो उसने ऊपर आके रिफ्लेक्ट किया है रियासत के कुल। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये जो हमने डिवीजन कर रखी है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट है और ये जुडिशरी, ये एग्जेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। अमूमी तौर पर अमन व अमान जो ज़्यादा जो अमन व अमान के अहद होते हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, जो एग्जेक्टिव भी है वो भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती है। मगर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह फ़ौज है, फ़ौज के एक नुक्ते नज़र सामने आया और रिफ्ट में नज़र आई, जुडिशरी के साथ रिफ्ट नज़र आई। मैं जो इसे समझता हूँ कि ये जो अमूमी मईशत का मैक्रो लेवल पे बुरान था और जो नीचे बुरान था वो रिफ्लेक्ट होता है हमेशा। हमेशा जो नीचे बुरान है वो रियासत के धड़ों में रिफ्लेक्ट होता है और वही हुआ है। एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से, अंजुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, ख्वाजा अंजुम कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी अंजुम साहब बोलिए। अच्छा, बात यह है कि जब एक बंदा कत्ल करता है तो उसकी सजा मौत है, और जो लोग कौमों को कत्ल कर देते हैं उनकी सजा क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनिस हबीब कितने मुस्कुराते चेहरे से एतराफ़े जुर्म कर रहा है, लेकिन मुझे ये बात बताई जाए जब एक बंदा एतराफ़े जुर्म कर रहा है और बड़े एतराफ़ के साथ कैपिटल टॉक में कह रहा है कि मैं गुनाह भी करता रहा हूँ,
उसके चेहरे की तमानियत देखिए, असलम बेग को देखिए, इनको सजाएं क्यों नहीं? जो एतराफ जुर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपका बड़ा ही अहम सवाल। और रूल ऑफ लॉ, हमेशा हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर आप सिलेक्टिव नहीं होंगे इस प्रोसेस में और जो लोग इस जुर्म के शरीक हैं उनको आप एक दफ़ा करार वाकई सज़ा दे देंगे तो शायद ये कहानी चल पड़ेगी। ये जो आपने जुडिशल एक्टिविज़म की बात की, मैं मुख्तसरन इस पे बात करता हूँ। जो बात आप कर रहे थे, जुडिशल एक्टिविज़म को कोई पसंद नहीं करता, हम सब उसको समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन जहाँ पर एक वैक्यूम आ जाएगा, अगर इंतज़ामिया हरकत में नहीं आएगी। मुझे ये बताएं, ये जो आज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक दीवार गिरने से बच्चा मर गया जो मुस्तकबिल का इंजीनियर था, किसी खानदान का चश्मो चिराग था, अब इस पे क्या हुआ? गवर्नमेंट वाले गए, कमेटी बना दी और कुछ नहीं हुआ उसके बाद। अब अगर इस इशू को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उठाएगा तो लोग उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये मसला है अवाम का। एग्जेक्टिव फेल हो गई है अपनी जिम्मेदारियों से और अब सियासत ऊपर के लेवल पर क्या है, मैनेजमेंट बन गई है। उसको साथ मिला लें, हुकूमत को दवाम दे दें, लेकिन जो रियल इशू है आवाम का उस पर कोई बात नहीं कर। मैं अंजुम साहब जी बड़ा अच्छा सवाल भी किया और बिल्कुल जायज़ बात की उन्होंने जिसने जो किया है। हम ये, लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो तारीख के जो सबसे बड़े जुर्म हैं वो अदालतों में हुए हैं। सुकरात के साथ क्या हुआ, मैं आज की अदालत को नहीं कह रहा, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, हम इससे डरते भी हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है, आप डरते भी हैं? यकीनन। और दूसरी बात ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, सजा किस बड़े मुजरिम को हुई? मैंने मोबाइल छीना, मुझे पकड़ लिया आपने। इकोनॉमिक सफोकेशन की वजह से समाज की निचली परतों में जो जुर्म होता है उनको तो आप पकड़ लेते हैं। जहां बिलियंस ऑफ डॉलर और कौमों से खिलवाड़ करते हैं, भाई वो तो आखिरी उम्र जो है वो अच्छा स्विट्जरलैंड में गुजारते हैं, उनके 2-2 घर होते हैं। आज रहमान मलिक साहब का भी जिक्र आया था कि उनके पास भी 2 पासपोर्ट हैं। वो आते हैं यहाँ नाइस माहौल में हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद रुखसत हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के आइन में ये बात है कि जो दोहरी शरीयत वाले हैं ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना वो हुकूमत में आ सकते हैं। यहाँ पर कोई इसका आदाद 35 के करीब एमपीज हैं जो बता रही है अखबार। अब ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके आना। अच्छा, एक शाजिया, हम दूसरे मसले पर जाने की से पहले ना एकर ने एक बात की, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ। आज एक बड़ा अहम मसला है, इंडियन हाई कमिश्नर यहाँ पर तो आ गया मिनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। ज़रा अपने मुल्क पर भी नज़र डाल लें। वो एक सहाफ़ी हैं, मुसलमान सहाफ़ी हैं, इरना जो एक ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उसके वो रिपोर्टर थे, उनको पकड़ लिया गया। सैयद मोहम्मद काज़मी साहब को इसलिए पकड़ लिया गया कि इल्ज़ाम ये लगा दिया कि वो इसराइली सफारतकार की एक अहलिया हलाक हुई थी, 1 फरवरी में बम धमाका हुआ था, कि वो इसमें इन्वॉल्व है। अब जो इंडिया के अंदर तंजीमें हैं, इन्हिदा एक तंजीम है, मुख्तलिफ तंजीमों का मजमुआ, और फिर उनकी अपनी फैमिली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे कही है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, अब एक मुसलमान माँ, उनका ये कहना है कि उसको ये यकीन नहीं है कि ये जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो घर वापस आएगा या नहीं। यही हुआ मोहम्मद काज़मी के साथ, उनको भी कि इस्लामिक सेंटर के सामने मार्च में उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया। वहां पर भी एक स्पेशल सेल है, ये तो मैंने जब उनके जो बयानात पढ़े उसमें पता चला। तो ये एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में आज भी गुजरात के जो फसादात हुए थे, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लोग अपने घरों में नहीं जाके सो सके। और जो पावरफुल लोग हैं, जो मिनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ जिन्होंने जुल्म किया इंडिया में, उनके साथ कोई किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी को सजा नहीं दी गई। तो ये भी एक बहुत अहम मसला है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर वो हाई कमिश्नर जो हैं वो भेजें इंडिया में केबल और ये हमारे जज्बात उन तक पहुंचाएं कि कम से कम सहाफ़ी जो हैं उनको आज़ादी का हक होना चाहिए, और जो मुसलमान हैं, अक़लियत है इंडिया में, उनको भी भाई साहब आप जरा थोड़ा सा वो सोच लें। और उनको उनके राइट्स दें। अहम खबर थी एनजीओज़ के हवाले से, स्टेट बैंक ने बड़े सख्त किस्म के हिदायत जारी की हैं कि एनजीओज़ जो चंदा जमा करती हैं अपने अकाउंट्स में, उनकी पहले छानबीन की जाए, फिर उन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये इसलिए हुआ है शाजिया कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो तंजीमें जिनको कालअदम करार दिया गया, उन्होंने अपने नाम बदले और फिर अकाउंट्स खोल लिए दूसरे आदमियों के साथ, और वही काम दोबारा शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान का जो एक इमेज है पूरी दुनिया में, हमारा इमेज ख़राब हुआ है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर हमने किसी को बैन किया है, किसी को कालअदम करार दिया है, तो फिर हमें उसको वाक़तन उस सारे सिस्टम से निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग प्राइवेट चैरिटीज़ के वो अपने नाम से अकाउंट खोल के फ्रॉड में भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये जो कानून साजी की गई है, बुनियादी तौर पर ये इसलिए की गई है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर के जो है वो उसकी वजह से की गई है। और एक मसला हमारे यहाँ है
है। अभी कुछ 3 तंजीमों पर पाबंदी भी लगाई गई है, इसलिए कि वो पैसा किसी नाम पर लेते हैं, खर्च किसी नाम तब्दील करके जो एक्टिव हो जाते हैं। इससे देखें, ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर है। हमें अपनी पॉलिसी में बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि कोई जमात, चाहे वो जमात दावा है, कुछ भी है, अगर वो ये जमात सही काम कर रही है तो हमें दुनिया को खुल के कहना चाहिए कि भाई ये हमारी तंजीम है, ये खुलकर ये काम करेगी, ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है। लेकिन वैसे हम पाबंदी लगा दें और दूसरे नाम से काम करने की इजाजत दें, इससे हमारा नेशनल कैरेक्टर जो ग्लोबल विलेज है। इस पे मैं एक ऐड भी करता हूं। एक तो हमें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए और एक CIA की उस फंडिंग पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए जो आज तक जायन तंजीमों की हो रही है। ये एक इशू नहीं है, ये सिर्फ हमारी रियासत का इशू नहीं है। मगर मैं आता हूं इस बात पे, ये जो आज हमने पहले एक अपने वो खबर भी थी और एक कॉलर को आपने दोबारा से सुनवाया भी, आखिर ये क्यों होता है? आखिर इसकी बुनियाद पे तो हम जाए ना। ये इसलिए होता है कि जब एक हुकूमत अपनी मैशत को ठीक मैनेज नहीं करती तो फिर जो आम आदमी की मैशत है वो उसके गिरबान पे हाथ डाल के उसे मैं एक मिसाल देता हूँ। पिछले 7 महीनों में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 41% बढ़ गया है। ये 14.599 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में ये 10 बिलियन डॉलर के करीब था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो असल मामलात तय हो रहे होते हैं वो शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में तय नहीं हो रहे होते, वो शायद GHQ में भी नहीं हो रहे होते, वो आपके मैशत के जो मैनेजर्स हैं वो तय कर रहे होते हैं कि जो मैशत वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो आम आदमी से रोटी छीन लेगी या उसको रोजगार देगी। जो वहां आप एक तय करते हैं, 180 मिलियन आबादी की तकदीर वहां आप तय कर रहे होते हैं। ये जो हम सितारों से पूछते हैं ना अपनी तकदीर, उससे ज़्यादा वहाँ तय हो रही होती है कि आप एक पॉलिसी लेके आए हैं, उस पॉलिसी का क्या नतीजा निकलेगा। आपने सब्सिडी विदड्रॉ कर ली, इसका क्या मतलब है कि आपकी जेब से पैसे निकल के उधर आ गए। फेवर कर रहे हैं आप कार्टल्स को, फेवर कर रहे हैं आप नाजायज़ मुनाफाखोरी को, आप यहाँ पे टैक्स नहीं लगा रहे। अब ये जो 41.23 ये खास किसी ने तो देने हैं ना, somebody will pay, who will foot the bill? ये बिल कौन देगा? ये आज बढ़ गए 20% किराए इसके। और जनाब हमारे रेलवे मिनिस्टर ये भी गौर फरमाइए, वो कह रहे थे भाई जिन मुल्कों में रेलवे नहीं होती तो वहाँ क्या है, तो फिर ये फूड के मिनिस्टर कहते हैं जहाँ रोटी नहीं होती तो अफ्रीका में बहुत सी जगहों पे नहीं होती, तो फिर क्या हो गया। अब ये इस माइंडसेट के साथ आप चलते हैं और फिर इसी तरीके से ये फैसला हुआ कि GST जो है अब आप मजीद 16% नाफिज करेंगे हाइड्रो पावर पे और वापटा पे, और बिजली को आप वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ इवन मिडिल क्लास तो वैसे ही हमारी एलिमिनेट हो रही है। मिडिल क्लास जो थोड़ी बहुत थी ना, जो आप प्राइसेज जो आपकी इन्फ्लेशन है उससे आप सिर्फ जो एक बीच में बफर था समी साहब, एक लोअर क्लास या हायर क्लास के दरमियान, वो एलिमिनेट होता चाह रहे हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस। ये इन्होंने कहा ना कि कौन देगा। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं ना अब 70 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। जो बच्चा पैदा होता है ना, जो बच्चा पैदा होता है जिस बेचारे ने कुछ नहीं खाया पिया अभी रोया भी नहीं, उसके 69,000 रुपीज का मकरूज है वो बच्चे जो हैं वो अदा करेंगे ये सारे का सारा कर्जा। ये और दूसरी आपने जो बात कही ना कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स, अब आप मुझे ये बात बताएं, जब मिलिट्री वाले ये कहें आके इकोनॉमिक मैनेजर्स को कि इतना फंड चाहिए, वज़ीर आज़म साहब कहें कि मेरा जो डेली खर्चा है भाई 10 लाख में तो गुजारा नहीं होता, अब इसको 14 लाख कर दो, कौन सा इकोनॉमिक मैनेजर कहेगा उनको कि जनाब हम ये काम नहीं करते। ये सारे का सारा जो ताकत के सरचश्मे हैं यहाँ पर, कहते तो है कि अवाम है ताकत का सरचश्मा, लेकिन ये जो छोटे छोटे चश्मे, कोई वज़ीर आज़म हाउस में, कोई वज़ीर आला हाउस में, कोई अवान सदर में, कोई GHQ में, ये सरचश्मे जो हैं ताकत के, जब तक ये बंद नहीं होंगे और अवाम की भलाई का नहीं सोचा जाएगा कुछ नहीं बनेगा। ऐसा पुलिस वाले भी इसलिए डकैतियां करने लगे। देखें जब समाज में इतने इंतशार हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें कुछ बेहतर हालात की तरफ लेके जाए। कल हमने वो जिक्र किया था, एक पुलिस वाला SP आके TV पे कह रहा है कि जनाब मेरे जो हम मनसब हैं वो कर रहे हैं। मैंने अभी खबर देख रहा था कि 3 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने एक 14 क्या कहते हैं BA के स्टूडेंट को वो रॉब किया और बाद में पता चला कि उसमें 2 CIA के ऑफिसर भी शामिल थे। अच्छा, अब ये जो स्ट्रीट क्राइम है जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी एक बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है नीचे से गुर्बत और बर्बादी है, जो क्योंकि मैशत को हुकूमत जो है ना जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ना कुछ मामला, ऊपर से पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मतलब मैं आपको कराची की मिसाल लेता हूँ कि 112 थानों में तकरीबन 18,000 पुलिस वाले तैनात हैं, 16,000 लोगों की जो सिक्योरिटी है हाई अप्स की उसके लिए लगे हुए हैं। यानी गोया कराची में 1,000 जो आवाम है उनके लिए एक पुलिस वाला है। तो ये भी एक तहफ़्फ़ुज़। अब दोनों बातें हैं, एक तो ये कि आप मैशत को सिस्टमेटिकली जो है इन्फ्लेशन के ज़रिए और दीगर तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी को
इससे इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आपके पास जायज़ रोज़गार ना हो तो आप रोटी तो खानी है भाई, तीन टाइम आपको भूख लगनी है। भूख पेट ने ये तो नहीं कहना कि भाई नहीं तुम कुछ अच्छी नौकरी वाली रोटी मेरे पेट में डालो, वो तो कहेगा कहीं से लेके आओ। तो वाई ये ब्रूटलाइजेशन हो रही है। ये एक बात थोड़ा सा मैं आपको और भी अर्ज करूं शाजिया कि हमारे यहाँ जो पुलिस एक्ट है ना, ये अंग्रेज के ज़माने का अभी तक जारी और सारी है। और अभी एक हमारे अब्दुल रब साहब एक डीपीओ थे हाफजाबाद के, बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, उनको तब्दील किया वज़ीर आला साहब ने। एक इसलिए कि वो शायद एक ईमानदार आदमी थे और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। एक ये बात खत्म कर लेने थे 30 सेकंड सिर्फ। वो भट्टी फैमिली है वहाँ पर, वो बड़ी छाई हुई है, उन्होंने उनको अनसेरेमोनियसली एक इंतहाई जो फर्जशनास और ऑनेस्ट आदमी थे उनको तब्दील कर। उन्होंने एक फिगर दिया, उन्होंने कहा जी पूरे हाफजाबाद में थाने में 70 पुलिस वाला है और जो पुलिस एक्ट जो था उसके मुताबिक 450 आदमियों पर एक पुलिस वाला चाहिए था। अगर उस चीज को भी देख लेना तो वहां पर सिर्फ हाफजाबाद में 1250 पुलिस वाले होने चाहिए थे। मुझे एक कॉल लेनी है, सलीम है अमेरिका से, सवाल इनका सुन लेते हैं, जवाब इनका कल हम देंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलीम साहब। मेरा नाम सलीम है, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। समीउल्लाह साहब से मेरा क्वेश्चन है कि हमारे लोगों का क्या कसूर है? हम इधर आके मेहनत मजदूरियां करते हैं कि सारा कुछ हम इधर करते हैं, तो क्या हमारे कसूर हमारे हुक्मरान है ना? सही सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने सुन लिया। समी साहब कल जवाब दे देंगे, कल डिटेल में हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और कल हम ब्रिगेडियर अली साहब के बारे में भी बात करेंगे। आज हम नहीं जिक्र कर सके उनका कोर्ट मार्शल वो क्या है और अब उनको क्यों नामालूम मकाम पर भेज दिया गया। जी हाँ, कल इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया है, आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनियाTV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।